सभी साथियों को वंदन। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, नेट के पाठ्यक्रम के सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी की समीक्षा व संपूर्ण अध्ययन एवं जो लेखक की जो रचनाएं हैं, हरिशंकर परसाई की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का अध्ययन अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथियों, यह जो नेट के जो कहानियाँ थी वह कहानियाँ अधिकांश कहानियाँ मैंने अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा नाटक है, रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन है। ये जो टॉपिक है ये भी मैंने अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। देखते हैं हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। बहुत ही शानदार कहानी है, व्यंग्यपरक कहानी है। ये छवि चित्र आप देख सकते हैं हरिशंकर परसाई का। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेखक के बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म 12 अगस्त 1924 जमानी गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में। रचनाएं उपन्यास की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। हालांकि उपन्यास में इनका इतना लेखन क्षेत्र नहीं है। व्यंग्यपरक रचनाएं और निबंध जो है उन्होंने काफ़ी संख्या में लिखे हैं। फिर भी इनके निबंध संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में लिखा गया। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं 1953 में। तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, दो नाक वाले लोग, ये इनके कहानी संग्रह है। व्यंग्य संग्रह की बात करें तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज 1967, उल्टी सीधी जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी 1968, बोलती रेखाएं 1969, शिकायत मुझे भी 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, तिरछी रेखाएं 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, तुलसी चंदन घिसे 1980, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, कहत कबीर 1987, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवाड़ा भीड़ के खतरे, ये इनके व्यंग्य संग्रह है। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह के लिए। विशेष तथ्य, हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हरिशंकर परसाई की रचनाओं पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव देखने को मिलता है। जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। ये इनकी रचनाएं थी। अब देखते हैं इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी इन्होंने लिखी है वह कहानी एक व्यंग्यपरक कहानी है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करती है, व्यंग्य करती है। पुलिस के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, तानाशाह है, उसको इस कहानी में मुखरित किया गया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्य लेख हरिशंकर परसाई ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत का इंस्पेक्टर चांद पर जाता है और वहां शून्य आपराधिक दर देखकर परेशान हो जाता है कि चांद पर बिल्कुल भी अपराध नहीं होते हैं, तो वह परेशान हो जाता है। तो पुलिस महकमे को सुधारने के लिए माता दीन जी कई तरकीब अपनाते हैं, जिसमें से कुछ है कि पुलिस महकमे को किस तरह से सुधारा जाए। कि एक तो पुलिस का वेतन कम कर दिया जाता है, पुलिस लाइन में हनुमान मंदिर बनवा दिया जाता है, बिना अपराध लोगों को सजा दिलवाई जाती है। इस तरह के प्रयासों के द्वारा जल्द ही माता दीन जी को आशातीत सफलता मिलती है और शीघ्र अपराध दर बढ़ती है। यह कहानी 1970 में लिखी गई। यह ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में प्रकाशित हुई। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किस कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। पात्र परिचय, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन चांद सरकार, भारत सरकार, आईजी, पुलिस मंत्री कोतवाल, ये इसके पात्र परिचय हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ, रुख करते हैं। पूरी कहानी जरूर देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत शानदार कहानी है।
वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं। साथियों, पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन जो है वो अपने डिपार्टमेंट में किस नाम से प्रसिद्ध है? एमडी साहब के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। जो कितनी महत्वपूर्ण बात है। मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। कि मातादीन मतलब किस प्रणाली पर अंगुली उठा रहे हैं? वैज्ञानिकों की जो कार्य प्रणाली है उस पर अंगुली उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। क्या यह बात सही है? क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। अंधेरे पक्ष के मातादीन इस चीज़ में माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है। कौन लिख रहा है पत्र? चांद सरकार। किससे? भारत सरकार से। कि आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। चांद सरकार किसी पुलिस अफसर को बुलवाती है वहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए। गृह मंत्री सचिव ने कहा किसी आईजी को भेज दे। सचिव ने कहा जी नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। कि किसी उच्च अधिकारी को नहीं भेजा जा सकता, कि एक सीनियर इंस्पेक्टर को ही भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मतलब अपनी जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस का जो भ्रष्टाचार है, उसको पूरी तरीके से अब उसकी जो जड़ें हैं वहाँ जमा कर आना। इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप में यह कहानी लिखी गई है। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफ्फार को पुकारा। मुंशी गफ्फूर ने एडी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पैक्टसा, FIR रख दी है जी पैक्टसा, और रोजाना मचे का नमूना जी पैक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हवलदार का नाम है बलभद्र, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र जी ने कहा जी पैक्टसा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। कि आप बेफिक्र रहिए, चांद पर जाइए, मैं आपकी पत्नी के लिए मेरी पत्नी को भी खिदमत के लिए भेज दूंगा। मातादी ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादी ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। देखो साथियों, यहाँ पुलिस व्यवस्था की बोलने की जो कार्य प्रणाली है वह भी आप उसके जो शब्द जो लिखे हैं, लेखक ने जो शब्दों का प्रयोग किया है वह भी बहुत ही गहन है। वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा।
चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते, कि हमारे यहाँ इस तरह से बोला नहीं चाहता। माता दी ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ कि तुम्हारी पुलिस बिल्कुल कमज़ोर है, हमारी पुलिस की तरह नहीं है। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, टेक्टसा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एडी चमकाने का पत्थर लेते आना। कि एसपी साहब के घर से मतलब उनकी पत्नी ने कहा है कि चांद से एडी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश से बोले, कह देना भाई साहब से जरूर लेते आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दी ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाले। वहाँ किसी के स्टार नहीं था। देखो कितनी बात कि वहाँ किसी के स्टार नहीं था, तो माता दीन फूला समा गया। फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एडी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। कि अपने समकक्ष किसी को न समझकर उनको महत्व देना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दी ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे राज में पुलिस लाइन में हनुमान जी है, कि एक पुलिस लाइन का मतलब पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दी ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य प्रायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है, कि पुलिस वाले को हनुमान का दर्शन अवश्य करने ही चाहिए। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ो और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ, कि पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि जो अपराध किया गया उसके लिए तुरंत ही सजा दी जाए। लेकिन यह कार्य तो भारत सरकार में भी नहीं है। और भारत सरकार में कैसा राज है? रामराज। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिए। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाही और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, ऐसा कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर? तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फ़ौरन गठाइए। कितने देखो उनकी तनख्वाह गठा दी जाती है। किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्या करेंगे? माता दी ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली गठी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें गठा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं, आपने क्रांति कर दी है, पर यह हुआ किस तरह? सीधी सी बात है साथियों कि अगर तनख्वाह कम कर दी जाएगी तो वह भ्रष्ट तरीके से अपना गुजारा करने के लिए वह पैसे लेगा, रिश्वत लेगा। इस तरह के रिश्वत लेने लगा तो कई तरह के केस बढ़ने लगे, कई तरह के केस सामने आने लगे। माता दी ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे मुलजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं
पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही होगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से गुजर नहीं करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बढ़ने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा देना। माता दीन इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए कि अब एक नया केस आया है, इसका इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में बहुत एविडेंस, बहुत पक्का होना चाहिए। साथियों अब देखो यहाँ पर मारपीट का केस आया, लेकिन उसे किसका केस बना रहे हैं? कत्ल का केस। किस तरह से भ्रष्टाचार पुलिस के महकमे में है वह इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से लेखक ने व्यक्त किया है कि उसने गुनाह क्या किया है और उस गुनाह को किस में तब्दील कर दिया जाता है। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल को पता लगाया जाए तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मतलब पहले कातिल फिर एविडेंस, ऐसा नहीं कि पहले एविडेंस फिर कातिल। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। एक देखो साथियों, एक इंस्पेक्टर ने कहा मारने वाले तो भाग गए थे, कि जिन्होंने मर्डर किया है वह तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उसके खून लगे हुए थे। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो, कि एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। मातादीन उसे जवाब देते, सो तो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह तो पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल यह है कि किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कि पुलिस के लिए महत्व क्या रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। ये महत्व नहीं रखता कि किसने कत्ल किया। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य का सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है कि अपन को ध्यान नहीं देना कि किसको सज़ा होती है, बस सज़ा होनी चाहिए। मनुष्य सब बराबर है, उस सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है,
पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दी ने टेबल ठोकर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए, कि निरपराध व्यक्ति को सजा दिलाना हमारे बस की बात नहीं है। माता दी क्या कहते हैं, देखो मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो एफआईआर कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। माता दीन जी ने एफआईआर भरवा दी, बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है कि शुरू में शर्म आती है, जब ये बेकसूर छूटेगा तो भी शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि ये पूरा पुलिस तंत्र ही भ्रष्ट है कि यह सब कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कहे कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे माता दी ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास न। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दी ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो कि हमारे भारत सरकार में यही मुहावरा जो है सरकार बचा रहा है कि ऊपर से हो रहा है, और तुम भी इस मुहावरे को सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दी ने कहा, अब 4 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दी ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है कि जो कहे कि मैंने देखा। मतलब चश्मदीद गवाह की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। किसने, भारत सरकार के पुलिस अफसर ने। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा। माता दी ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि वह अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूं। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गई। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था न। वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उठपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दी ने घुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा न। वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे।
कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दी ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने ढहाना, रोजाना मचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। जो भारत सरकार में होते थे, जो गतिविधियां भारत सरकार में होती थी, जो भ्रष्ट कार्य होते थे, वह सारे चांद सरकार को भी सिखा दिए गए। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। निरपराध व्यक्ति को कितने साल की सजा हुई? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बढ़ने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी कि पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी ने सार्वजनिक अभिनंदन किया। माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते, कम से कम मैं नेता की तरह बर्ताव करता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द आ गए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखा। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एडी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। एक लाइन रह गई। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घर के लिए एडी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा लिए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया था। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर, माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दी ने हमारे पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर पर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारे आदि संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। इस प्रकार एक कहानी, बहुत शानदार कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।